प्रिय विद्यार्थियों, आज के मैं ऑनलाइन क्लासेज में बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कुछ आपके यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर लेकर आया हूं। और इन पुराने पेपरों में एक होता है, ये मालूम आपको, ये जो हमारा पेपर आता है, आपने एक पेपर दे रखा है बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने, और आपको ये भी मालूम है पूरा पेपर 3 खंडों में डिवाइड है। और इसमें पहला खंड आता है खंड अ। खंड अ में कुल 10 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आता है और उसकी शब्द सीमा है 20 या 30 शब्दों में। तो क्लियर, आपको मालूम तो चल गया है। तो कोई भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, प्रत्येक पेपर 3 खंडों में डिवाइड है, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में प्रिय विद्यार्थियों 10 प्रश्न टोटल आते हैं। प्रत्येक अंक 2 प्रश्न का है और उत्तर सीमा 20 शब्दों में है, 30 शब्दों में। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो 1 शब्द में, 2 शब्द में उसके आंसर पूरे हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं 3 पेपर लेकर आया हूँ। सन 2016 का पेपर, 2017 का पेपर जोधपुर यूनिवर्सिटी है, और 2018 का रेगुलर विद्यार्थियों का पेपर लेकर आया हूं। तो आज मैं 3 सालों के पेपर में जो 2-2 अंक के प्रश्न हैं उनकी विवेचना करता हूं। मैंने इतने आपको ऑनलाइन वीडियो पढ़ा है, काफी मैंने बड़े प्रश्नों की विवेचना की, छोटे प्रश्नों की विवेचना की, कक्षा में आपको समझाया, आपको नोट्स अवेलेबल कराए, और आज मैं आपको पेपर सोल्व करा दूंगा। काफी प्रश्न उत्तर वीडियोस में, नोट्स में अवेलेबल हो गए। और मान के चलो ये जो 10 प्रश्न आते हैं इसमें इक्का दुक्का प्रश्न तो हार्ड लीक से हटके पूछेंगे, इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करना। तो सबसे पहले आप लोगों की सुविधा के लिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं सन 2016 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का रेगुलर विद्यार्थियों का पेपर मेरे हाथ में लिया है। पहला पेपर है सन 2016 जोधपुर यूनिवर्सिटी, और इसमें से सर्वप्रथम विवेचना करते हैं छोटे प्रश्नों की। भाग अ, सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला प्रश्न है, वेद त्रयी से क्या तात्पर्य है? वेद त्रयी नाम से स्पष्ट है, त्रयी, त्रयी मतलब 3। मैं सटीक उत्तर बोलूंगा। वेद त्रयी से क्या तात्पर्य है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहते हैं। बस अगला लीजिए प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर से शिव के बारे में क्या जानकारी मिलती है? सटीक उत्तर लिखिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर भगवान शिव की आकृति पशुपतिनाथ के रूप में अंकित है। पशुपतिनाथ के रूप में अंकित है। एक योगी है, पद्मासन अवस्था में बैठा हुआ है, उसके 3 मुख हैं, त्रिमुखी पशुपतिनाथ है, पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके सर पर सिंह दिखाए गए हैं, एक और हाथी और भैंसा है, और एक तरफ गेंडा है, और 2 हिरण के बच्चे उछल रहे हैं। यह इतिहासकार मार्शल ने बताया यह पशुपतिनाथ की मूर्ति है। तो वापस सुन लेना, मोहनजोदड़ो में खुदाई से प्राप्त एक मोहर पर एक त्रिमुखी योगी का चित्र बना हुआ है। इतिहासकार मार्शल ने इसकी तुलना भगवान शिव पशुपतिनाथ से की है। इसके एक और क्या बना हुआ है? हाथी और गेंडा बना हुआ है, एक और भैंसा बना हुआ है, 2 हिरण के बच्चे उछल रहे हैं। ये कौन है? पशुपति शिवनाथ की मूर्ति। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन 2 स्त्री देवियों के नाम लिखिए। तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की देवियां कौन थी? नाम लिख दो। पहला कर दो इसमें एक कर दो सरस्वती माता, दूसरी कर दो उषा देवी। उषा होती है प्रातः काल की देवी, एक हो गए सरस्वती देवी ज्ञान की देवी, उषा देवी प्रातः काल की देवी। तीसरी देवी कर दो अदिति, अदिति थी सर्वशक्तिमान देवी। एक कर दो आख्यानी देवी, आख्यानी का मतलब होता है जंगल की देवी। तो वापस प्रश्न सुनना, तो ऋग्वेद कालीन 2 स्त्रियों के नाम लिखिए। मैंने 4 बोल दिया।
अगला प्रश्न है, मौर्य काल से संबंधित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए। मौर्य काल से संबंधित दो ग्रंथों के नाम ले लो। चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका। अगला प्रश्न है, अशोक ने किन धर्म स्थलों की यात्रा की? आंसर लिखिए। अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात महात्मा बुद्ध के पवित्र तीर्थ स्थलों बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर की यात्रा की। अगला प्रश्न, किस शुंग राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया? आंसर लिखिए। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त कालीन 4 आर्यव्रत के राजाओं के नाम लिखिए। आंसर लिखिए। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत के आर्यवर्त राजाओं को जीता, जिनके 4 नाम है, गणपतिनाथ, दूसरा कर दो नागसेन, तीसरा कर दो कौतुलज और चौथा कर दो अच्युत देव। ये क्या थे? समुद्रगुप्त के समकालीन उत्तर भारत के 4 आर्यव्रत शासक। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभ लेख में किस गुप्त राजा का विवरण है? सटीक उत्तर लिखिए। दिल्ली में मेहरौली स्तंभ लेख से गुप्त शासक गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, त्रिराज्य संघर्ष के क्या परिणाम हुए? इसका उत्तर लिखिए। त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या परिणाम? परिणाम नंबर 1, कन्नौज का आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक महत्व कम हुआ, और दूसरा कर दो, इससे विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, और वो एक तीसरा कारण और भी लिख दो, इससे उत्तर भारत में महत्वपूर्ण राजपूत शक्तियों का ह्रास हुआ। क्लियर विद्यार्थियों? और अंतिम प्रश्न है कि तराइन के कुल कितने युद्ध लड़े गए? आंसर लिखिए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के 2 युद्ध लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, और तराइन का मैदान कहाँ स्थित है? हरियाणा के थानेश्वर जिले में स्थित है। ये बताया मैंने प्रिय विद्यार्थियों, सन 2016 का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का रेगुलर विद्यार्थियों का पेपर। इसमें खंड अ में 2 अंक के कुल 10 प्रश्न आते हैं। मैंने इनकी विवेचना कर ली। सन 2017 में 2 अंक का पहला प्रश्न है, मौर्य युगीन इतिहास के 2 साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। किससे बातें हैं? मौर्य काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? कोई भी ग्रंथ लिख दो मौर्य काल में। अभी मैंने आपको बताया, मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कर दो। और भी जानकारी प्राप्त करनी है, भद्रबाहु का कल्पसूत्र कर दो, सोमदेव का कथा सरित सागर कर दो। ये सब क्या थे? मौर्य कालीन है। और करना चाहो तो मैंने आपको बताया भी है, विशाख दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस है। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन की 2 विशेषताएं। विशेषता नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्रथम सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। ये नगर ग्रिड जाल पद्धति पर बने हुए थे। विशेषता नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें पर्याप्त मात्रा में चौड़ी और लंबी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। है 2 विशेषता। विशेषता नंबर 3 भी लो है, हड़प्पा कालीन तीसरी विशेषता, सड़कों के दोनों ओर है मकान बनाए जाते थे और प्रत्येक मकान के बीच में एक छोटी सी गली छोड़ दी जाती थी ताकि पड़ोसियों से किसी प्रकार का विवाद न हो। चौथी विशेषता ले लो, हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान देते थे। सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, फिर भी सड़कें साफ सुथरी रहती थी। सड़कों के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कूड़ा कचरा डालने के लिए मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे।
अगला प्रश्न, सुदास कौन था और उसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक उपलब्धि कौन सी थी? तो मेरा प्रश्न क्या है, सुदास कौन था? उत्तर लिखिए, प्राचीन भारत में सुदास भरत जन का महत्वपूर्ण राजा था। आगे पूछ रहा है उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी है? इसमें सीधा सटीक उत्तर लिखिए, दासरज्ञ युद्ध में, दासरज्ञ युद्ध जो रावी नदी का दूसरा नाम था परुणसी नदी, रावी परुणसी नदी के तट पर लड़े गए दास राज्य युद्ध में सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया। वापस समझ लो, सुदास कौन था? प्राचीन भारत में ऋग वेद काल में सुदास भरत जन का प्रतापी शासक था। उसकी महत्वपूर्ण सैनिक उपलब्धि कौन सी थी? उसकी महत्वपूर्ण सैनिक उपलब्धि थी रावी परुणसी नदी के तट पर उसने 10 राजाओं के संग को परास्त किया। अगला सवाल है, सुदर्शन झील पर टिप्पणी लिखिए। मैंने आपको पहले भी 10 बार समझाया है, सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र के गिरनार प्रांत में स्थित। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया। पुष्यगुप्त वैश्य को वहां का अधिकारी बनाया। अशोक ने इसमें से पीने के लिए नहरें निकलवाई। भविष्य में सुदर्शन झील क्षतिग्रस्त हुई तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने इसकी मरम्मत कराई और कालांतर में गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील की मरम्मत कराई। अगला प्रश्न है, धर्मस्थ्य व कंटक शोधन न्यायालयों में क्या अंतर था? 2 प्रकार के न्यायालय पूछ रहा है, धर्मस्थ्य न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। सीधा सटीक उत्तर लिखिए, ये दोनों मौर्य काल के प्रसिद्ध न्यायालय थे कि आगे डैश का निशान कीजिए, नीचे की लाइन में हेडिंग डालिए धर्मस्थ्य न्यायालय। इसमें सिर्फ आप आदि लाइन लिखिए, यह मौर्यकालीन है, यह मौर्यकालीन वर्तमान के सिविल न्यायालय की तरह था, अर्थात सिविल मुकदमों की सुनवाई करता था है। और कंटक शोधन न्यायालय यह मौर्य काल में फौजदारी क्रिमिनल न्यायालय था और फौजदारी न्यायालय के मजिस्ट्रेट को क्या कहते थे? कंटक शोधन। तो वापस समझना, धर्मस्थ्य व कंटक शोधन मौर्यकालीन 2 न्यायालय थे। धर्मस्थ्य सिविल मुकदमों की सुनवाई करता था और कंटक शोधन फौजदारी मामलों की सुनवाई किया करता था। अगला प्रश्न है, कुषाण कौन है? सीधा सटीक 1 लाइन में उत्तर लिखिए। कुषाण मध्य एशिया की रहने वाली एक जाति थी, युची कबीले से संबंधित थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अपना शासन किया। अगला प्रश्न है, पर्याप्त प्रशस्ति पर लेख लिखिए, सटीक उत्तर लिखिए। पर्याप्त प्रशस्ति का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। इसके रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन है और पर्याप्त प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। क्वेश्चन संख्या 9, गुप्तकालीन किन्हीं 2 वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। मैंने पहले भी बताया गुप्त काल में कौन कौन सी 2 वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई। मैंने बताया है सर्वप्रथम गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने ज्वार भाटा आने के वैज्ञानिक कारण बताए। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। 2 पूछा, मैंने 2 बताए। तीसरा, तो तीसरा भी सुन लो। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया, चलो ये हो गया, एक ले लेते हैं अपन इसका, किसका? ब्रह्मगुप्त का है। न्यूटन से हजारों साल पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने बताया, गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बताया कि पृथ्वी ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैंने बहुत सारे आपको सिद्धांत बताए हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? इस नगर का निर्माण किसने कराया? उत्तर लिखिए,
तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम नगर अपने पाषाण मतलब पत्थर, अपने पाषाण रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और इस नगर का निर्माण इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया। तो वापस समझना, महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? महाबलीपुरम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नगर, ये अपने रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इस नगर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया। ये था प्रिय विद्यार्थियों सन 2017 के 10 छोटे छोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 पेपरों की विवेचना हो गई, 2016 की विवेचना, 2017 की विवेचना, और अब मैं कर रहा हूं 2018। 2018 में प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न लेते हैं, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इंडिका ग्रंथ की रचना की। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ले लीजिए आप, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? उत्तर लिखिए, हड़प्पा की खुदाई 1921 में है दयाराम सानी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई का कार्य हुआ। और हड़प्पा नगर कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के तट पर मोंटगोमेरी जिले में। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, रावी नदी, पंजाब के मोंटगोमेरी जिले में स्थित, और इसकी खोज 1921 में दयाराम सानी ने की और बाद में माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन कार्य आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न, उस केंद्र का नाम बताओ जिसे मुर्दों का टीला कहते हैं। मुर्दों का टीला है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यहाँ पर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जब यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया तो खुदाई के दौरान जगह जगह पर मनुष्यों की डेड बॉडियों के अस्थियां कंकाल मिले। इतनी अस्थियां, इतने कंकाल मिले कि इतिहासकारों ने, राखल दास बनर्जी ने, सर जॉन मार्शल ने इसका नाम क्या रखा? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। क्लियर? तो मेरा प्रश्न है, उस केंद्र का नाम बताओ जिसे मुर्दों का टीला कहते हैं। उत्तर लिखना मोहनजोदड़ो। खड़ी पाई करके आगे लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है, तीसरा बौद्ध सम्मेलन किस सम्राट द्वारा आयोजित किया गया? सटीक उत्तर लिखिए, तीसरा बौद्ध सम्मेलन मौर्य शासक अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। आगे एक्स्ट्रा लिख दो भैया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की और इसमें कथावथु नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा समाहर्ता। मौर्य काल में मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था का कार्य कौन देखता था? समाहर्ता नामक अधिकारी। वापस क्वेश्चन आया है, पर्याय प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ये सब रचयिता पूछ रहा है, केवल एक ही आधी लाइन में उत्तर। पर्याय प्रशस्ति के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे और पर्याय प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। समुद्रगुप्त की शासन प्रणाली, उसके सैनिक अभियान, उसकी विजय है, उसका राजनीतिक जीवन, उसका धार्मिक जीवन इत्यादि के बारे में जानकारी पर्याय प्रशस्ति से मिलती है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो प्रिय विद्यार्थियों आंसर लिखो, आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्होंने वैज्ञानिक ग्रंथ आर्यभट्ट की रचना की। अगला क्वेश्चन है,
कन्नौज सभा की अध्यक्षता किसने की? सटीक उत्तर लिखिए। कन्नौज सभा की अध्यक्षता प्रसिद्ध चीनी यात्री, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ह्वेन-सांग ने की। यह सभा ह्वेन-सांग के समय में आयोजित की गई। तो उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो आप भैया कि कन्नौज धर्म सम्मेलन का आयोजन है हर्षवर्धन ने किया और इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध चीनी यात्री, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ह्वेन-सांग ने की। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? सटीक उत्तर लिखिए। तराइन का युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए। डैश करके सेम का सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है। सीधा उत्तर लिखिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। थोड़ा डैश करके आगे एक्स्ट्रा और लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 है, थोड़ा डैश करके लिख दो है पृथ्वीराज चौहान विजयी और दूसरे युद्ध में कर दो मोहम्मद गौरी विजयी। क्लियर विद्यार्थियों? तो ये प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपके सामने 3 पेपरों की विवेचना की, 2016 का, 2017 का, 2018 में जो खंड अ है 10 प्रश्न जो आते हैं 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न। और विद्यार्थी हमेशा है इस खंड से थोड़ा घबराते हैं और हमेशा आके कहते हैं, अरे मुकेश जी साहब, बाकी हमने 250 शब्दों में और 500 शब्दों में तो प्रश्न बहुत बढ़िया कर दिए, लेकिन जो 10 सवाल आए उसमें से 3 ही कर पाए, 5 ही कर पाए, 4 ही कर पाए, बाकी हमें आ नहीं रहे थे। मैंने पहले भी विवेचना की है और जहां तक संभव हो सकेगा रोज के 2, 3, 4 पेपर आपके सामने पुराने पेपर लेकर आऊंगा, उनकी विवेचना करूंगा ताकि आप एक एक चीज, एक एक लाइन तसल्ली से याद करो और एक ही प्रयास करो। सारे के सारे क्वेश्चन हमें करके आने हैं, छोड़ना एक भी नहीं। क्लियर प्रिय विद्यार्थियों? चलो आज के लिए बहुत है, इतना काफी है। मैं मुकेश जोशी, ऐश्वर्या कॉलेज एजुकेशन पाली की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।